हेलो बच्चों। तो हम लोग हिंदी गद्य में चैप्टर 3 मतलब पाठ 3 आज शुरू करेंगे और पाठ का नाम है क्या लिखूं, है ना। और लेखक हैं आपके पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। ये भी क्या है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का एक निबंध है क्या लिखूं। इसका आज हम लोग फर्स्ट वीडियो देखेंगे। ठीक, इसमें तो सबसे पहले ये है कि जैसे कोई भी लेखक होता है या कोई भी व्यक्ति होता है, वो यदि कुछ लिखने के लिए बैठता है तो उसकी मानसिक स्थिति कैसी होती है, वह किस तरीके से सोचता है। ठीक, और लिखने की शैली क्या होनी चाहिए, लिखने की भाषा कैसी होनी चाहिए, किस तरीके से विचार उसमें डाले जाएं, ये सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर बख्शी जी ने क्या किया है, अपने विचारों को यहाँ पर व्यक्त किया है एक निबंध के माध्यम से। ठीक, इसी के बारे में आज हमें देखना है। लिखा है, ये आपका पहला ही एग्ज़ाम में पूछा गया है, मुझे आज लिखना ही पड़ेगा, मुझे आज लिखना ही पड़ेगा। अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंध लेखक एजी गार्डिनर का कथन है कि लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है। उस समय मन में कुछ ऐसी उमंग सी उठती है, हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति सी आती है, मस्तिष्क में कुछ ऐसा आवेग सा उत्पन्न होता है कि लेख लिखना ही पड़ता है। उस समय विषय की चिंता नहीं रहती, कोई भी विषय हो उसमें हम अपने हृदय के आवेग को भर ही देते हैं। हैट टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है, उसी तरह अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय उपयुक्त है। असली वस्तु है हैट, खूंटी नहीं। इसी तरह मन के भाव ही तो यथार्थ वस्तु हैं, विषय नहीं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर लेखक जो आपके हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी, वो कह रहे हैं कि मुझे आज लिखना ही पड़ेगा। अब ऐसा इन्होंने क्यों बोला, क्योंकि जो लिखने की मनोदशा होती है, चीज़ें हमेशा नहीं लिखी जाती। आप या तो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे या बहुत ज़्यादा दुखी होंगे, है ना, या आप एक मना ही स्थिति लेकर बैठ जाएं कि नहीं हमें लिखना ही लिखना है। ठीक, तो यहाँ पर लेखक यही बता रहा है कि आज हमारा क्या है, कुछ लिखने का मन है, आज मुझे लिखना ही पड़ेगा। लेकिन लिखने में सबसे बड़ी समस्या होती है, लोग लिखने को तो बहुत सारी चीज़ें लिख देते हैं, लेकिन विषय क्या हो इसको जरूरी मान लेते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पर विषय जरूरी नहीं है ना। क्या है, विषय जरूरी नहीं है, बल्कि हमारे मन के भाव क्या हैं वो ज़्यादा जरूरी होता है। देखिए आगे फिर कहा है कि अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंध लेखक एजी गार्डिनर का कथन है कि लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है। ये नाम है एजी गार्डिनर, ये क्या है, इंग्लिश के आपके एक निबंध लेखक हैं। तो इन्होंने कहा है कि लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है ना। आपसे अभी कहा जाए कि आप एक कहानी लिखिए, है ना, तो कहानी आप नहीं लिख पाएंगे, लेकिन कभी कभी आपके मन में ऐसा विचार आता होगा कि नहीं आज हम कोई कविता लिखेंगे, कोई निबंध लिखेंगे या कोई कहानी लिखते हैं, वो आपके मन में कभी कभी उत्पन्न होता है। बात समझ में आ रही है, वो कभी कभी ऐसा होता है। तो यहाँ पर यही एजी गार्डिनर ने कहा है कि जो लिखने की मनः स्थिति है वो क्या होती है, वो कभी कभी उत्पन्न होती है, हमेशा चीज़ों को लिखने के लिए लेकर नहीं बैठा जा सकता। उस समय मन में कुछ ऐसी उमंग सी उठती है, हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति सी आती है, मस्तिष्क में कुछ ऐसा आवेग सा उत्पन्न होता है कि लेख लिखना ही पड़ता है ना। कह रहे हैं कि उस समय मन में कुछ ऐसी उमंग उठती है, मतलब एक ऐसा उत्साह आता है, जैसे होता है ना कि मन में जब कोई नए नए विचार उत्पन्न होते हैं, है ना, कोई मन में हम नई चीज़ सोच लेते हैं तो वहाँ पर ऐसा उत्साह उत्पन्न होता है, ऐसी स्फूर्ति आ जाती है, मतलब मन में चंचलता उत्पन्न हो जाती है। ठीक, कि और मन में क्या होते हैं, आवेग सा, आवेग मतलब यहाँ भाव, आवेग मीन्स क्या है, भाव, मतलब मन में ऐसे ऐसे, मस्तिष्क में ऐसे ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं कि ना चाहते हुए भी क्या होता है, लेख लिखना ही पड़ जाता है ना, कुछ ना कुछ लिखना ही पड़ जाता है जो मन में विचार आ रहे हैं। उस समय विषय की चिंता नहीं रहती। कहने का मतलब क्या है कि हम किस विषय में लिख रहे हैं इस बात की चिंता नहीं रहती। वहाँ पर बस बात ये होती है कि हमारे जो मनोभाव हैं उसको हम उस लेख में समाहित कर दें।
है ना, ये चीज होता है। जैसे यदि आपसे कहा जाता है, जैसे आपसे कहा जाए कि विद्यार्थी जीवन पर एक निबंध लिखिए, आपसे कहा जाए कि विद्यार्थी जीवन पर क्या करिए, एक निबंध लिखिए, तो आप क्या करेंगे? क्या वहां पर आप एक्स्ट्रा तैयारी, अतिरिक्त तैयारी करके गए हैं विद्यार्थी जीवन पर निबंध लिखने के लिए? नहीं। आप के मन में जो भाव आए, जो विचार आए, आपने उसी समय आपने उसको लिखना शुरू कर दिया। और आप वहां पर क्या होता है कि आप विद्यार्थी जीवन से हटकर भी चीजों को लिखना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपके मन में जो भाव, जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, आप उसको अपने उस लेख में समाहित कर रहे हैं। और वो कहाँ पर जा रहा है? उसको आप उस अपने भाव को, उस विचार को विद्यार्थी जीवन से उसको संबंध दिखा रहे हैं, उसको विद्यार्थी जीवन से रिलेट कर देते हैं। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब ये होता है कि आपसे कुछ भी लिखने के लिए कहा जाए तो उस समय आपके मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, जो विचार उत्पन्न होते हैं, आप उसी में अपने भाव और विचार को उसी विषय से जोड़कर लिख देते हैं। तो यहाँ पर यही लेखक कह रहा है कि यहाँ पर विषय की चिंता नहीं रहती कि हम किस विषय में लिख रहे हैं। बस बात ये होती है कि हम क्या करते हैं, उसमें अपने मन के भावों को, यही कहा है ना कि कोई भी विषय हो, ठीक, उसमें हम अपने हृदय के आवेग को भर ही देते हैं। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब विषय कोई भी हो, हमें टॉपिक कोई भी दिया जाए, लेकिन हम क्या करेंगे, वहां पर हमारे मन में जो भी चीजें उत्पन्न हो रही हैं, जो आ रही हैं, हम उसको उस लेख में समाहित करते चले जाते हैं। किस तरीके से? जिस तरीके से लेखक कह रहा है कि हैट टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है ना, हैट टांगने के लिए कोई भी खूंटी टांग दे सकती। यहाँ हैट क्या है? हैट को लेखक ने मनोभाव कहा है ना, लेखक ने क्या कहा है? मनोभाव, ठीक। और खूंटी क्या है? विषय है। तो कहने का मतलब विषय कोई भी हो, अगर हमें अपने विचारों को, अपने मनोभावों को वहां लिखना है तो वो क्या होगा, उसको हम उसमें समाहित कर ही देंगे, ठीक। जैसे कहा है टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है, उसी तरह अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय उपयुक्त है, ठीक। यदि हमें अपने भावों को व्यक्त करना है तो उसके लिए कोई भी विषय हो, हम उसमें अपने भावों को भर ही देते हैं। इसीलिए लेखक ने कहा कि असली वस्तु हैट है, खूंटी नहीं। कहने का मतलब कि जो असली बात है वो क्या है? मन के भाव हैं, मानसिक स्थिति है, विषय नहीं है ना। यही तो कहा है ना कि असली वस्तु हैट है। हैट मतलब यहाँ मनोभाव, आपकी जो मन की स्थिति है, जो मनः दशा है, जो मनोभाव है, वो असली वस्तु है, खूंटी नहीं है, मतलब विषय नहीं है। विषय यहाँ पर असली क्या है? मुद्दा नहीं है, बल्कि क्या है? असली मुद्दा है हम अपने भावों को, अपने विचारों को व्यक्त करें, है ना। यहाँ पर कहने का भाव कुल मिलाकर यही है कि हमें कोई भी क्या हो जाए, विषय मिल जाए लिखने के लिए, तो हम उसमें अपने भावों को भर ही देते हैं, चाहे जो भी विषय हो। और अंत में क्या कर देते हैं, उससे हम उसको रिलेट कर देते हैं, ठीक। तो वहाँ पता भी नहीं चलता कि हमने विद्यार्थी जीवन पर निबंध लिख दिया कि अपने मनोभावों को उसमें व्यक्त कर दिया, ठीक। फिर आगे इसी तरह मन के भाव ही तो यथार्थ वस्तु है, विषय नहीं। लेखक कह रहा है कि इसी तरीके से क्या है, मन के भाव ही सच्चे वस्तु है, सच्ची वस्तु है, बल्कि विषय नहीं है। विषय कहने का मतलब समझ रहे हैं? विषय कहने का मतलब यही है कि आपको जैसे कोई टॉपिक दिया जा रहा है, उस पर लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो ऐसे एक बार हमारे साथ हुआ था, हमको कहा गया नशा मुक्ति पर निबंध लिखने के लिए, है ना। अब पहले से कोई तैयारी नहीं थी, मन में जो भी चीज़ें आई, उस समय नशा से संबंधित जितनी भी चीज़ें आई, मन में जितनी भी चीज़ें आई, हमने उसको वहाँ पर लिखना शुरू कर दिया, है ना। अब वहाँ पर क्या था, टॉपिक तो था क्या, नशा मुक्ति, लेकिन वहाँ पर हमने समाज सुधार के बारे में भी चीज़ों को रिलेट कर दिया और व्यक्तिगत व्यक्ति के बारे में भी वहाँ पर रिलेट करना शुरू कर दिया। तो वहाँ पर जो कि मुख्य विषय क्या था, नशा मुक्ति थी, लेकिन वहाँ पर हमने समाज सुधार को भी ऐड किया और क्या हुआ, बीमारियों से भी ऐड करके लिखा। तो कहने का मतलब क्या है कि कई चीज़ों को हमने उसमें समाहित कर दिया, जो कि टॉपिक आपका एक ही था, नशा मुक्ति, है ना। कि नशा से मुक्ति कैसे मिले,
तो विषय तो ये था, लेकिन हमारे मन में जो जो भी भाव आए वहाँ पर उससे रिलेटेड हमने उसमें उसको समाहित कर दिया। तो इसीलिए लेखक ने कहा कि यहाँ पर विषय उतने महत्वपूर्ण नहीं है जितने कि मन के भाव हैं, वहाँ पर मन के भाव ही लिखे जाते हैं। ठीक, फिर आगे, गार्डिनर साहब की इस कथन की यथार्थता में मुझे संदेह नहीं, पर मेरे लिए कठिनता यह है कि मैंने उस मानसिक स्थिति का अनुभव ही नहीं किया है जिसमें भाव अपने आप उत्थित हो जाते हैं। मुझे तो सोचना पड़ता है, चिंता करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है, तब कहीं मैं एक निबंध लिख सकता हूँ। सभी के साथ यही होता है। यदि आपसे कहा जाए अभी कि एक निबंध लिखिए, तो क्या होगा? आपके पास शब्द ही नहीं होंगे, आप सोच ही नहीं पाएंगे। तो लेखक यहाँ पर यही कह रहा है कि A.G. गार्डनर जी ने तो सही कहा है, उनकी मैं बात से सहमत हूँ, लेकिन लेखक कह रहा है कि मेरे लिए सबसे बड़ी कठिनाई तो यही होती है कि मैंने आज तक उस मानसिक स्थिति का अनुभव ही नहीं किया है। कि कहने का मतलब, हमें जो विषय दिया जाता है हम उसी पर केंद्रित हो जाते हैं और इसीलिए हम चीज़ों को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, है ना। तो लेखक कह रहा है कि सबसे बड़ी कठिनाई तो हमें यही होती है कि वो मानसिक स्थिति का अनुभव हमने नहीं किया कि आखिर कब लिखने के लिए बैठा जाए, कब मन में भाव आ रहे हैं, कब विचार आ रहे हैं, उसको किस तरीके से लिखा जाए, इसका हमने अनुभव ही नहीं किया। और करें कि कब अपने आप भाव उत्पन्न हो जाते हैं मन में, ये इसका भी अनुभव हमने नहीं किया। लेखक कह रहा है मुझे तो सोचना पड़ता है ना। जैसे आपको ही कोई निबंध लिखने के लिए दे दिया जाए तो आपको भी सोचना पड़ेगा, है ना, चिंता करनी पड़ती है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है ना। उसके बारे में आप लोग बोलते भी हैं कि सर पहले से बता दीजिए निबंध कौन सा आएगा एग्जाम में, तो हम उसको अच्छे से पढ़ लें। तो जो कि क्या होता है, आपको बता दिया जाता है कि 6-7 आएगा, उसी में से कोई लिख लीजिएगा। ठीक, अब 6-7 में आप उसी को लिखते हैं जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होता है ना। कहने का मतलब पहले से कुछ तैयारी रहती है और आपकी पहले से वो मना स्थिति नहीं होती है कि कोई भी विषय आएगा, आपके मन में जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं उसको हम उसमें समाहित कर लेंगे, ये स्थिति आपकी नहीं होती है। तो लेखक कह रहा है कि यहाँ पर भी परिश्रम करना पड़ता है, तब कह रहे हैं कि कहीं जाकर मैं कोई एक निबंध लिख पाता हूँ। फिर आज तो मुझे विशेष परिश्रम करना पड़ेगा। लेखक कह रहा है कि मुझे तो आज विशेष परिश्रम करना है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कारण क्या है? क्योंकि मुझे कोई साधारण निबंध नहीं लिखना है। आज मुझे नमिता और अमिता के लिए आदर्श निबंध लिखना पड़ेगा। नमिता और अमिता दो क्या हैं? बच्चियां हैं, 2 स्टूडेंट हैं। वो लेखक के पास आई, बोली कही कि हमें एक बढ़िया सा निबंध चाहिए, और दोनों के विषय अलग अलग। विषय क्या थे? नमिता का आदेश है कि मैं दूर के ढोल सुहावने होते हैं, इस विषय पर निबंध लिखूं। लेखक कह रहा है कि नमिता ने मुझसे कहा कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, है ना, मतलब दूर की वस्तु सुंदर ही प्रतीत होती है, इसके बारे में मैं निबंध लिखूं। और अमिता का आग्रह है कि मैं समाज सुधार पर लिखूं, और अमिता का आदेश है, वह आग्रह कर रही है कि समाज सुधार पर मैं निबंध लिखूं। ये दोनों ही विषय परीक्षा में आ चुके हैं। लेखक कह रहा है कि ये दोनों ही विषय परीक्षा में आ चुके हैं, तो नमिता और अमिता के लिए मुझे दोनों निबंध लिखना ही पड़ेगा, और उन दोनों पर आदर्श निबंध लिखकर मुझे उन दोनों को निबंध रचना का रहस्य समझाना पड़ेगा, है ना, कि निबंध लिखा कैसे जाता है, निबंध में कौन कौन से तत्व होते हैं, निबंध लिखने की शैली कैसी है। लेखक कह रहा है कि मुझे एक निबंध लिखकर उन दोनों को समझाना भी पड़ेगा, ताकि वो भी आगे क्या करें, कोई भी निबंध आए तो वो उसको अच्छी तरीके से लिख सकें। तो लेखक कह रहा है कि निबंध लिखने के रहस्य को भी मुझे उसे समझाना है। ठीक, फिर यहाँ से भी आपका एग्जाम में पूछा गया है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, है ना, शायद यहाँ से भी पूछा गया है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। ठीक, ये वाला है। चलिए, तो दूर के ढोल सुहावने होते हैं, कह रहे हैं कि दूर के ढोल सुहावने अवश्य होते हैं, पर क्या वे इतने सुहावने होते हैं कि उन पर 5 पेज लिखे जा सकें। इसी प्रकार समाज सुधार की चर्चा अनादि काल से लेकर आज तक होती आ रही है, जिसके संबंध में बड़े बड़े विज्ञों में भी विरोध है, उसको मैं 5 पेज में कैसे लिख दूं। मैंने सोचा कि सबसे पहले निबंध शास्त्र के आचार्यों की सम्मति जान लूं, पहले यह तो समझ लूं कि आदर्श निबंध है क्या,
और वह कैसे लिखा जाता है, तब फिर मैं भविष्य की चिंता करूंगा। इसलिए मैंने निबंध शास्त्र के कई आचार्यों की रचनाएं देखी। ठीक, अब देखिए, कह रहे हैं कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। लेखक कह रहा है कि दूर के ढोल सुहावने तो होते हैं, लेकिन अब क्या इतने सुहावने होते हैं कि उस पर 5-6 पेज निबंध लिखा जा सके, है ना। लेखक कहने का मतलब है कि ये बहुत तो क्या है, बहुत कठिन काम है कि एक, आप देखें तो एक क्या होता है, मुहावरा लोकोक्ति है ये, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। अब इसी पर क्या है कि 5 पेज निबंध लिखा जा सके। लेखक कह रहा है ये तो हमारे बस की बात नहीं है। ठीक, फिर क्या है, इसी प्रकार समाज सुधार की चर्चा अनादिकाल से लेकर आज तक होती आ रही है। लेखक कह रहा है कि समाज सुधार की जो चर्चा है यह आज से नहीं, अनादिकाल से चलती चली आ रही है, और जिस पर अनेक विद्वानों में काफ़ी विरोध भी हुआ है आपस में। ठीक, तो कहने का मतलब क्या है कि समाज सुधार का जो विषय है यह इतना छोटा भी नहीं है कि इसको 5 पेज में लिखा जा सके। इसके लिए तो समाज सुधार के लिए तो अगर लिखने के लिए बैठे तो पूरी की पूरी क्या हो जाए, एक किताब ही तैयार हो जाए। तो लेखक कह रहा है कि इस पर भी 5 पेज लिखना क्या है, संभव नहीं है। कहने का मतलब समाज सुधार के बारे में सभी चीज़ें 5 पेज में नहीं लिखी जा सकती। और जो दूर के ढोल सुहावने होते हैं ये इतना बड़ा विषय भी नहीं है कि उस पर 5 पेज लिखा जा सके, वो तो 1-1.5 पेज में ही समाप्त हो जाएगा, है ना। तो दोनों तरीके से लेखक कह रहा है कि यहाँ पर हमें समस्या है। तो फिर कहने का यहाँ पर लेखक कह रहा है कि मैंने सोचा कि सबसे पहले निबंध शास्त्र के आचार्यों की सम्मति जान लूं, है ना, कि जो बहुत बड़े बड़े निबंध लेखक हैं उनके विचार क्या है निबंध लेखन के विषय में। लेखक कह रहा है कि पहले मैं उसको समझ लेता हूँ, जान लेता हूँ। पहले या तो समझ लूँ कि आदर्श निबंध है क्या, है ना। सबसे बड़ी बात है कि आखिर आदर्श निबंध होता क्या है। जैसे आप लोगों से बताया जाता है कि क्या होनी चाहिए, स्पष्ट शैली होनी चाहिए, भाषा सरल होनी चाहिए, है ना, वाक्य जो हों वो छोटे छोटे होने चाहिए, तमाम चीज़ें बताई जाती हैं। तो ये सब एक आदर्श निबंध के गुण होते हैं। तो वही लेखक यहाँ कह रहा है कि जो एक आदर्श निबंध क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, इसके बारे में भी मुझे जानना पड़ेगा, और वह लिखा कैसे जाता है, तब फिर मैं भविष्य की चिंता करूँगा। लेखक कह रहा है कि तब मैं आगे के बारे में सोचूंगा कि आखिर इस निबंध को कैसे लिखा जाए। इसलिए मैंने निबंध शास्त्र के कई आचार्यों की रचनाएं देखी। लेखक कह रहा है कि इसीलिए मैंने जितने भी बड़े बड़े निबंध लेखक हुए हैं उनके निबंधों को मैंने देखा है, पढ़ा, समझा। ठीक, फिर वहाँ पर उसने क्या समझा कि एक विद्वान का कथन है कि निबंध छोटा होना चाहिए। छोटा निबंध बड़े की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है, क्योंकि बड़े निबंध में रचना की सुंदरता नहीं बनी रह सकती। इस कथन को मान लेने में ही मेरा लाभ है। मुझे छोटा ही निबंध लिखना है, बड़ा नहीं। पर लिखूं कैसे, है ना, पर लिखूं कैसे। निबंध शास्त्र के उन्हीं आचार्य महोदय का कथन है कि निबंध के 2 प्रधान अंग हैं, सामग्री और शैली। पहले तो मुझे सामग्री एकत्र करनी होगी, विचार समूह संचित करना होगा। इसके लिए मुझे मनन करना चाहिए। यह तो सच है कि जिसने जिस विषय का अच्छा अध्ययन किया है उसके मस्तिष्क में उस विषय के विचार आते हैं, पर यह कौन जानता था कि दूर के ढोल सुहावने पर भी निबंध लिखने की आवश्यकता होगी। ठीक, यदि यह बात पहले ज्ञात होती तो पुस्तकालय में जाकर इस विषय पर अनुसंधान कर लेता, पर अब समय नहीं। मुझे तो यहीं बैठकर 2 घंटे में 2 निबंध तैयार कर देने होंगे। यहाँ ना तो विश्वकोश है और ना कोई ऐसा ग्रंथ जिनमें इस विषयों की सामग्री उपलब्ध हो सके। अब तो मुझे अपने ही ज्ञान पर विश्वास कर लिखना होगा, है ना। एग्जाम में भी आपके साथ यही होगा। आगे चलकर यूपी बोर्ड का एग्जाम आप लोग देने जा रहे हैं तो आपके साथ भी यही होगा। वहाँ पर केवल और केवल आपके विचार ही काम आएंगे निबंध में, बाकी चीज़ें तो आप पढ़ कर जाएंगे, आपको पढ़ाया गया है। लेकिन निबंध आपको कोई भी कितना बता दे, एग्ज़ाम टाइम में आप वही लिखते हैं जो आप सोचते हैं, है ना। आप निबंध वही लिखते हैं जो आप सोचते हैं, आप वहाँ पर अतिरिक्त चीज़ें नहीं लिखते हैं, है ना। तो हाँ, वो अलग चीज़ है कि आप से एग्ज़ाम के लिए जो भी टॉपिक या जो भी टेस्ट लिए गए वो आपका मैच कर जाए तो अलग चीज़ है ना। लेकिन अगर नया टॉपिक आ गया तो फिर क्या होगा, वहाँ पर तो आपको अपना ही दिमाग चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर लेखक ने कहा कि एक विद्वान का कथन है कि निबंध क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। उससे क्या होता है, छोटा निबंध बड़े की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है। ठीक, क्योंकि
बड़े निबंध में रचना की सुंदरता नहीं बनी रह सकती। कहने का मतलब ये है कि एक तो वहाँ पर जो चीज़ें होंगी, बड़ा निबंध आप लिखने जाएंगे एक ही विषय पर तो बातों को आप दोहराते चले जाएंगे, है ना, आप चीज़ों को दोहराते चले जाएंगे, तो जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए वहाँ पर होती चली जाएंगी, भाषा का प्रवाह बाधित तो हो जाएगा, और जो पढ़ने वाला होगा, जो पाठक होगा, वो भी बड़े निबंध को पढ़ते पढ़ते ऊब जाएगा, है ना। तो बड़े निबंध में कई तरह की समस्याएं हैं। तो लेखक कह रहा है तो इस कथन को मान लेने में ही मेरा लाभ है। कैसे? मतलब छोटा सा निबंध लिख के आराम से क्या हो जाए, छुट्टी मिल जाए। तो लेखक कह रहा है कि मैं छोटा निबंध ही लिखने की कोशिश करूंगा, मुझे छोटा निबंध ही लिखना है, बड़ा नहीं। पर लिखूं कैसे? सबसे बड़ी समस्या आप लोगों से मैं भी यही बताता हूं कि आप जानते सब कुछ है, सोचते सही है, लेकिन लिखे कैसे, अपनी लेखनी कैसे चलाएं। लेखक यही समस्या बता रहा है कि आखिर लिखूं कैसे, है ना, शुरुआत कैसे करें। फिर कह रहे हैं कि निबंध शास्त्र के उन्हीं आचार्य महोदय का कथन है कि निबंध के दो प्रधान अंग हैं, सामग्री और शैली। मतलब आपकी लिखने की शैली कैसी है और आपके पास निबंध लिखने के लिए सामग्री क्या क्या है। सामग्री यहाँ पेन, कॉपी, पेंसिल की बात नहीं की जा रही है। आपके मना स्थिति कैसी है, आपके मनोभाव कैसे हैं, आपको किस विषय पर निबंध लिखना है, इन सब चीज़ों के बारे में बात की जा रही है। ठीक, तो लेखक कह रहा है कि पहले तो मुझे सामग्री एकत्र करनी पड़ेगी, विचार समूह संचित करना होगा। मतलब जो भी टॉपिक मिला है, जो भी विषय मिला है, उस पर हमें अच्छे से पहले सोचना होगा, उस पर विचार करना होगा। इसके लिए मुझे मनन करना चाहिए। मनन मतलब मन में चीज़ों को बैठाना पड़ेगा, मन में चीज़ों को सोचना पड़ेगा। यह तो सच है कि जिसने जिस विषय का अच्छा अध्ययन किया है उसके मस्तिष्क में उस विषय के विचार आते हैं, है ना। कहने का मतलब यहाँ पर लेखक कह रहा है कि जो जिस विषय के बारे में अच्छी तरीके से जानता है उसके मन में, उसके दिमाग में वही चीज़ ज़्यादा अच्छी तरीके से आती है। पर यह कौन जानता था कि दूर के ढोल सुहावने पर भी निबंध लिखने की आवश्यकता होगी। लेखक कह रहा है लेकिन ये कौन जानता था कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, विषय पर भी निबंध लिखने के लिए आ जाएगा, है ना। अब ऐसी कोई मानसिक स्थिति तो हमारी है नहीं। जैसे आप यूपी बोर्ड के एग्जाम देने जाते हैं तो क्या आप कभी सोच सकते थे कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं टॉपिक पर निबंध आ जाएगा? कभी नहीं सोच पाएंगे। आपके मन में यही आएगा, जनसंख्या नियंत्रण हो सकता है आ जाए, प्रदूषण पर निबंध आ जाए, है ना। ऐसे ऐसे टॉपिक आपके मन में आते हैं। विद्यार्थी जीवन पर आ जाए, समय का सदुपयोग है, वृक्षों का महत्व है। आप इन सब चीज़ों पर क्या करते हैं, सोच कर जाते हैं कि निबंध आ सकता है, और आप क्या करते हैं, इन्हीं सब चीज़ों को केंद्र बनाकर अपनी मना स्थिति ऐसे ही बनाए रखते हैं, है ना। लेकिन यदि आपसे टॉपिक से हटकर पूछ ले, है ना, टॉपिक से हटकर पूछ ले, कहते कि भारतीय संस्कृति पर निबंध लिखिए, तब क्या करेंगे आप? वहाँ पर आप क्या करेंगे? अब आप जितनी भी चीज़ें जानते हैं, खुद स्वयं जो भी चीज़ें जानते हैं, आप उसको उसी निबंध में समाहित करना शुरू कर देंगे। ठीक, क्योंकि आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर नहीं थे, पहले से आप उसके लिए तैयार नहीं थे। ठीक, तो वही लेखक कह रहा है कि कौन जानता था कि दूर के ढोल सुहावने होते पर भी निबंध लिखने की जरूरत पड़ जाएगी। कह रहा है कि यदि यह बात पहले ज्ञात होती तो पुस्तकालय में जाकर इस विषय का अनुसंधान कर लेता, मतलब इस विषय के बारे में अच्छी तरीके से छानबीन कर लेता, थोड़ा बहुत देख लेता। पर अब समय नहीं। लेखक कह रहा है लेकिन अब हमारे पास समय नहीं है, मुझे तो यहीं बैठकर 2 घंटे में 2 निबंध तैयार कर देने होंगे। मतलब दोनों निबंध लिखना है, एक अमिता के लिए, एक नमिता के लिए। मतलब दूर के ढोल सुहावने होते हैं और समाज सुधार, दोनों पर कह रहे हैं कि 2 घंटे में मुझे निबंध लिखना है। यहाँ ना तो विश्वकोश है और ना कोई ऐसा ग्रंथ। विश्वकोश मतलब यहाँ पर यह है कि शब्द भंडार, है ना। कह रहे हैं कि यहाँ पर ना तो हमारे पास शब्दों का भंडार है कि हम क्या करें, शब्दकोश में जाकर शब्दों को ढूंढ लें, और ना तो ऐसा कोई ग्रंथ ही है कि जिस पर दूर के ढोल सुहावने होते हैं उस पर कोई अलग से चीज़ें लिखी गई हो, कोई पुस्तक लिखी गई हो। अब तो मुझे अपने ही ज्ञान पर विश्वास कर लिखना होगा। लेखक कह रहा है कि अब मुझे ही जो भी पता है, जो भी जानकारी है, मुझे उसी पर निबंध लिखना पड़ेगा। ठीक, फिर आगे विज्ञों का कथन है कि निबंध लिखने के पहले उसकी रूपरेखा बना लेनी चाहिए।
अतएव सबसे पहले मुझे दूर के ढोल सुहावने की रूपरेखा बनानी है। मैं सोच ही नहीं सकता कि इस विषय की कैसी रूपरेखा है। निबंध लिख देने के बाद मैं उसका सारांश कुछ ही वाक्यों में भले ही लिख दूं, पर निबंध लिखने के पहले उसका सार 10-5 शब्दों में कैसे लिखा जाए। क्या सचमुच हिंदी के सविज्ञ लेखक पहले से अपने अपने निबंधों के लिए रूपरेखा तैयार कर लेते हैं? एजी गार्डनर को तो अपने लेखों का शीर्षक बनाने में ही सबसे अधिक कठिनाई होती है। उन्होंने लिखा है कि मैं लेख लिखता हूं और शीर्षक देने का भार अपने मित्रों पर छोड़ देता हूं। ठीक, उन्होंने यह भी लिखा है कि शेक्सपियर को भी नाटक लिखने में उतनी कठिनाई ना हुई होगी जितनी कठिनाई नाटकों के नामकरण में हुई होगी। तभी तो घबराकर नाम न रख सकने के कारण उन्होंने अपने एक नाटक का नाम रखा जैसा तुम चाहो। इसलिए मुझसे तो यह रूपरेखा तैयार ना होगी, है ना। लेखक देखिए, आपसे कहा जाता है कि निबंध लिखने से पहले क्या करिए, रूपरेखा तैयार कर लीजिए, है ना। रूपरेखा में आप क्या करते हैं, प्रस्तावना बनाते हैं, है ना। प्रस्तावना से ही पता चल जाता है कि आप किस तरीके का निबंध लिखने जा रहे हैं, है ना। प्रस्तावना में ही आपका जो आधे पेज एक पेज में जाता है, प्रस्तावना ही आपकी बता देती है कि आपकी मन स्थिति कैसी है, आपका निबंध किस स्तर पर जाने वाला है। ठीक, फिर उसके बाद आप वहां पर जो भी चीजें आप सोच रहे हैं, आप उसको रूपरेखा में क्या करेंगे, हेडिंग के रूप में आप वहां पर उसको शीर्षक के रूप में आप तैयार करते हैं, है ना। तो उसी को आधार बनाकर आप क्या करते हैं, आगे निबंध लिखना शुरू कर देते हैं। जैसे जनसंख्या नियंत्रण पर आपको कहा गया तो निबंध आया जनसंख्या नियंत्रण पर। अब आप सबसे पहले वहां क्या करेंगे, पहले तो रूपरेखा जब तैयार करेंगे तो वहां लिखते हैं प्रस्तावना, है ना। पहली हेडिंग आपने बनाया प्रस्तावना, फिर अब आप कैसा सोच रहे हैं वो अगली हेडिंग डिपेंड करेगी, है ना। क्या आप डायरेक्ट आपकी हेडिंग हो जाएगी जनसंख्या नियंत्रण? नहीं, सबसे पहले हो सकता है कि आपके विचार में आए जनसंख्या वृद्धि के कारण, है ना। जनसंख्या वृद्धि के कारण, फिर वहां पर क्या करेंगे, अब जनसंख्या वृद्धि के कौन कौन से कारण हैं, हो सकता है आप वहां पर भी उसको बताएं। फिर उसके बाद जनसंख्या नियंत्रण के उपाय आप बताएंगे, कौन कौन से उपाय हैं। ठीक, तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, एक रूपरेखा तैयार करते हैं। लेकिन लेखक कह रहा है कि सबसे पहले मुझे दूर के ढोल सुहावने की रूपरेखा बनानी है। ठीक, लेकिन उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो रूपरेखा बने कैसे। मैं सोच ही नहीं सकता कि इस विषय की कैसी रूपरेखा बनेगी। लेखक कह रहा है कि मुझे तो पता ही नहीं है कि मैं इसकी रूपरेखा कैसे बनाऊं। अगर इसके बारे में कुछ पता होता तब तो रूपरेखा बना लेते, लेकिन कुछ पता ही नहीं है तो रूपरेखा कैसे बनाएं। निबंध लिख देने के बाद मैं उसका सारांश कुछ ही वाक्यों में भले ही लिख दूं। सारांश मतलब उसका निष्कर्ष, जो आप लोग हेडिंग बनाते हैं ना, उपसंहार, इसको आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं कंक्लूजन, है ना। निष्कर्ष जो आप लिखते हैं, लेखक कह रहा है निबंध लिखने के बाद मैं उसको 4-6 लाइन लिख सकता हूं, लेकिन क्या है, पर निबंध लिखने के पहले उसका सार 10-5 शब्दों में कैसे लिखा जाए। मतलब प्रस्तावना की बात लेखक कह रहा है कि आखिर शुरुआत में कैसे 8-10 लाइन लिखें, शुरुआत कैसे करें। सबसे बड़ी समस्या तो यही है, और ज़्यादातर 90% बच्चों की यही समस्या होती है कि शुरुआत कैसे करें। एक बार शुरुआत हो गई तो फिर 4-6 पेज तो लिखकर ही दम लेंगे, लेकिन प्रस्तावना में शुरुआत कैसे करें, ये सबसे बड़ी समस्या है, और लेखक के साथ भी यही समस्या हो रही है। तो लेखक कह रहा है कि क्या सचमुच हिंदी के सब विज्ञ लेखक, मतलब जो विद्वान लेखक हैं, जो जानकार लेखक हैं, क्या सब अपने अपने निबंध लिखने से पहले सभी लोग रूपरेखा तैयार करते हैं? हाँ, सभी तैयार करते हैं, है ना। लेकिन आगे चल के क्या है कि वो जो हेडिंग होती है वो हेडिंग चेंज हो जाती है। मतलब वो हेडिंग नहीं डालते बल्कि पैराग्राफ चेंज कर देते हैं, है ना। वो क्या कर देते हैं, लाइन चेंज कर देते हैं, तब वहाँ